Charlie was our home. शेरलॉक सीरीज के आखिरी सीजन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोरेटी जो मर चुका था वो पूरे लंदन में मिस मी करके मैसेज भेज रहा था और इसी वजह से शेरलॉक लंदन वापस आ गया। जब तक मोरेटी अपना गेम पूरी तरह से शुरू न कर दे तब तक शेरलॉक छोटे छोटे केसेस सॉल्व करने लगता है और इन छोटे केसेस को वो 5 सेकंड में ही सॉल्व कर देता है। वो अपने मोबाइल पर होमलेस नेटवर्क को मैसेज करके मोरेटी को लगातार ट्रैक करने की कोशिश करता रहता है और इसके साथ साथ वो एक ही टाइम में दो केसेस भी सॉल्व करता है। ये एक जीनियस नहीं तो और क्या है बताइए। यहाँ मैरी परसों वेदना में तड़प रही होती है और उसे किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। वॉटसन बहुत तेजी से कार चलाकर उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है और इसी टेंशन में भी शेरलॉक अपने मोबाइल से आंख नहीं हटाता। जो भी हो, मैरी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। वॉटसन और मैरी उसका नाम रोजी रखते हैं। कुछ महीने बीतते हैं और शेरलॉक रोजी के साथ बहुत ही अटैच हो जाता है। रात को मैरी और वॉटसन सो जाते हैं लेकिन रोजी जगी भी होती है। शेरलॉक उस चुटकी को अपने केसेस के बारे में बताने लगता है और वो बेचारी शेरलॉक को टुकुर टुकुर देख रही होती है। एक पॉइंट पर तो वो बोर होकर गुड़िया नीचे फेंक देती है। शेरलॉक गुड़िया उठाकर उसको देते हुए कहता है, रोजी बेटा गुड़िया दोबारा नीचे मत फेंकना, ओके। लेकिन रोजी गुड़िया उठाकर शेरलॉक के मुंह पर मार देती है। कुछ दिन बाद वॉटसन बस में जा रहा होता है कि अचानक एक लड़की उसको देख रही होती है। वॉटसन को समझ नहीं आता कि उसको ऐसे क्यों देख रही है। बस से उतरकर वो बस के शीशे में देखता है तो उसके कान में एक फूल होता है। रोजी को हंसाने के लिए उसने अपने कान में फूल रखा था लेकिन वो उसको निकालना भूल गया था और इसी को देखकर वो लड़की हंस रही थी। वॉटसन अब फूल निकाल देता है और वो लड़की वॉटसन से बातें करने लगती है। फिर वो वॉटसन को अपना नंबर भी दे देती है। अब वॉटसन उस लड़की से रात भर चैटिंग करने लगता है। तब ग्रेग शेरलॉक को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देता है। केस ये है कि डेविड नाम का एक आदमी अपना 50वां बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है और इस सेलिब्रेशन में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उसका बेटा चार्ली नहीं आता क्योंकि इस वक्त वो तिब्बत में है। वो अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है लेकिन अचानक कनेक्शन कट हो जाता है। फिर वे नॉर्मल कॉल पर बातें करते हैं। सॉरी पापा, मैं आपके 50वें बर्थडे पर नहीं आ पाया। नो प्रॉब्लम चार्ली, तुम वहाँ ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं मजे से हूँ, लेकिन मेरे दोस्त विश्वास नहीं करते कि मैं कार के आगे पावर रेंजर टॉयज रखता था। क्या आप मेरी कार के आगे जाकर उन टॉयज की फोटो क्लिक करके मुझे भेज दोगे? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। डेविड भी कार के आगे से उन टॉयज की फोटो को क्लिक करके चार्ली को भेज देता है और इसी के साथ कॉल भी कट हो जाती है। डेविड फिर कॉल करता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता और बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है और इस दौरान ना तो चार्ली का कोई कॉल आता है ना ही मैसेज। तब पुलिस एक ड्रंक एंड ड्राइव केस को चेस करती हुई आती है और वो ड्राइवर सीधे डेविड के घर पहुंचता है। वहां चार्ली की कार से वो क्रैश करता है और गैस लीकेज से कार फट जाती है। ड्रंक ड्राइवर बच जाता है लेकिन चार्ली की कार जल जाती है। आग बुझाकर जब वे कार के अंदर देखते हैं तो जली हुई हालत में एक लाश होती है। पुलिस उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाती है तो पता चलता है कि वो तिब्बत में रहने वाले चार्ली की लाश है। तुम ही बताओ शेरलॉक, तिब्बत में रहने वाला चार्ली यहाँ कार के अंदर कैसे आ सकता है? इतना ही नहीं, वो कार के जलने से नहीं मरा बल्कि पहले से मर चुका था। शेरलॉक पूछता है कि तुम उस कार की सीट के बारे में क्या जानते हो? उस कार की चारों सीट्स एक ही मटेरियल से बनी हुई है लेकिन वहाँ दूसरे टाइप के मटेरियल के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सीट का कवर बदल दिया गया हो, लेकिन शेरलॉक को लगता है कि उस सीट में कोई ना कोई बात तो जरूर छुपी है। फिर वे चार्ली के माता पिता से मिलते हैं। वो दोनों शेरलॉक से जानना चाहते हैं कि तिब्बत से उनका बेटा यहाँ कैसे पहुंचा और वो कैसे मरा। शेरलॉक देखता है कि उस घर में मार्गरेट नाम की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का फोटो है। यही नहीं, वहाँ एक टेबल पर कई चीजें अरेंज की होती है पर शेरलॉक को उनमें से कोई चीज मिसिंग लगती है। तब वे बताते हैं कि वहाँ मार्गरेट का एक स्टैचू हुआ करता था लेकिन इस घर के बॉडी सेंसर और सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर कोई अंदर आया और उस स्टैचू को तोड़कर चला गया। शेरलॉक कहता है कि वो इतनी मेहनत करके स्टैचू चुरा के नहीं बल्कि उसको तोड़कर गया है। ये तो मोरेटी का स्टाइल लगता है। मिस्टर शेरलॉक, आप हमारे बेटे के बारे में कुछ पता लगाएंगे या फिर यूं ही वहाँ की बातें करते रहेंगे? डेविड, मुझे पता चल चुका है कि आपका बेटा कैसे मरा। आपके बर्थडे के दिन वो तिब्बत में नहीं यहाँ आ चुका था लेकिन उस दिन तो उसने तिब्बत से वीडियो कॉल किया था। डेविड, वो लाइव वीडियो नहीं था बल्कि पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। दरअसल वो आपको सरप्राइज करना चाहता था। उसने आपसे उसके कार के आगे जाकर पावर रेंजर का फोटो खींचने को कहा था, राइट? उस वक्त आपका बेटा कार के अंदर छुपा हुआ था और आपको सरप्राइज करना चाहता था। लेकिन शेरलॉक, फोटो लेते वक्त तो कार के अंदर कोई नहीं था, वो वहीं था डेविड। लेकिन बिल्कुल कार की सीट जैसा एक लेदर से उसने अपने आप को ढक लिया था और जब आपने अंदर देखा तो आपको वो सीट की तरह ही दिखा होगा। शेरलॉक, अगर आपकी थ्योरी के मुताबिक वो सरप्राइज देने आया था तो वो कार के बाहर क्यों नहीं आया? डेविड, क्या आपके बेटे को कभी दौरे पड़ते हैं? हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज देने के बारे में सोचकर इतना एक्साइटेड था कि उसको दौरा पड़ गया और वो मर गया। ऊपर से उसने लेदर भी ओढ़ रखा था इसलिए आप भी उसको नहीं देख पाए और एक हफ्ते से उसकी लाश अंदर ही पड़ी रही और तभी उस ड्रंक ड्राइवर की कार चालक की कार से टकराई और गैस लीक से फट गई। आग में लेदर जल गया था और तब जाकर आपके बेटे की लाश नजर आई। इस तरह शेरलॉक के केस भी सॉल्व कर देता है लेकिन उससे भी ये पता लगाना है कि मार्गरेट की स्टैचू को चुराने के बजाय वो तोड़कर क्यों गया। शेरलॉक माइक्रोफ्ट से पूछता है लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि स्टैचू कौन तोड़ रहा है। बात सिंपल है माइक्रोफ्ट, अगर कोई
मार्गरेट की स्टैचू को तोड़ रहा है, या तो वो मोरेटी है या फिर उससे भी बुरा कोई और है, और मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। अगले ही दिन एक और घर में बिल्कुल उसी तरह मार्गरेट का स्टैचू टूटा हुआ होता है। ग्रेग के जरिए ये बात शेरलॉक तक पहुंचती है। लगता है मोरेटी का गेम शुरू हो चुका है और शेरलॉक को उसका दी एंड करना है। उन स्टैचू के टुकड़ों को शेरलॉक माइक्रोस्कोप से देखता है तो एक जगह पर खून लगी होती है। दोनों घरों में किसी को चोट नहीं लगी थी, मतलब ये खून जरूर उसी का होगा जिसने स्टैचू तोड़ा है। शेरलॉक एक हैकर को जानता है जिसके पास एक कुत्ता है जो इस खून के सैंपल को सूंघ कर उस आदमी को ट्रैक करता है। उस कुत्ते को मैरी संभाल रही थी। शेरलॉक और वॉटसन उसके पीछे चल रहे होते हैं। कुत्ता सीधे कसाई खाने पर जाकर रुकता है और तीनों समझ जाते हैं कि वो खून इंसान का नहीं किसी जानवर का है। अब शेरलॉक बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अगले ही दिन किसी दूसरी जगह पर एक आदमी मार्गरेट के 2 स्टैचू को तोड़कर उन टुकड़ों में कुछ ढूंढ रहा होता है। अगले दिन शेरलॉक और हैकर पता लगाते हैं कि कुल मिलाकर मार्गरेट के 6 स्टैचू हैं, उनमें से 3 ऑलरेडी टूट चुके हैं। तब ग्रेग कॉल करके बताता है कि एक जगह पर 2 स्टैचू को तोड़ दिया गया है, मतलब अब सिर्फ एक ही स्टैचू बचा है। अब शेरलॉक उस आखिरी स्टैचू वाली जगह पर जाकर छुप जाता है। स्टैचू ठीक ठाक होता है और शेरलॉक चोर का वहीं इंतजार करता है। कुछ ही देर में वो चोर भी आ जाता है। शेरलॉक उससे खूब लड़ता है और शीशे तोड़कर दोनों उस तरफ को गिरते हैं। फिर शेरलॉक उसे खूब पीटता है और कहता है चुपचाप बता दे कि तू इन स्टैचू को क्यों तोड़ रहा है, क्या तुम्हें मोरेटी ने भेजा है? मोरेटी? ये तो उससे भी बड़ी चीज है शेरलॉक, ये सब समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। शेरलॉक कहता है कि ज्यादा स्मार्ट मत बनो और सच सच बता दो, वरना ये स्टैचू तुम नहीं मैं तोड़ दूंगा। ये कहकर शेरलॉक उस स्टैचू को तोड़कर नीचे पटकता है और उसके अंदर एक पेन ड्राइव होती है जिसमें आगरा लिखा हुआ होता है। शेरलॉक कहता है कि बिल्कुल ऐसी पेन ड्राइव मैरी के पास भी है, लेकिन वॉटसन ने उसको जला दिया था। अच्छा, तो अब उसका नाम मैरी है, वही गद्दार है जिसने हमारे मिशन का पर्दाफाश किया है। इतने में पुलिस आती है लेकिन वो आदमी बच निकलता है। आगरा नाम की इस पेन ड्राइव में आखिर क्या है? जैसा कि आप जानते हैं मैरी एक सीक्रेट एजेंट हुआ करती थी, उसके 3 साथी थे। इन चारों को ही आगरा कहा जाता है और इनमें डर नाम की चीज थी नहीं। चारों बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी थे, पैसों के लिए वे कोई भी काम करने को तैयार थे। एक बार उन्हें हॉस्टेजेस को बचाने का काम दिया गया, लेकिन उनका प्लान दुश्मन को पता चल गया और इस वजह से इन चारों ने सुसाइड प्लान बनाया, जिसमें मिशन कंप्लीट करके चारों सुसाइड करने लगे और इनके साथ ही सारे सीक्रेट्स भी हमेशा के लिए दब जाएंगे। पर मैरी सुसाइड प्लान से बचकर कहीं चली गई थी। उसका साथी एजे भी उस प्लान से बच निकलना चाहता था, लेकिन दुश्मन के पास फंस गया और इन चारों के पास आगरा नाम की एक पेन ड्राइव थी जिसमें चारों की छोटी बड़ी सारी डिटेल्स थी। अगर पेन ड्राइव पुलिस के हाथ लग जाती तो ये लोग उम्र भर जेल में होते। इन्हें पेन ड्राइव इसलिए दी गई थी ताकि अगर इनमें से किसी ने गद्दारी करने की कोशिश की तो बाकी लोग इस पेन ड्राइव के जरिए उसे ब्लैकमेल करके ठिकाने लगा सकते हैं। मैरी तो किसी तरह बच गई थी, लेकिन एजे दुश्मन के हाथ लग गया। अपने साथियों को बचाने के लिए एजे ने अपनी पेन ड्राइव प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट के एक स्टैचू में छुपा दी थी। उसने दुश्मन के हाथों बहुत टॉर्चर झेला। उन लोगों ने एजे को यह भी बताया कि तुम्हारा प्लान एक ब्रिटिश औरत ने हमें बताया है। अब इनकी टीम में एक ही ब्रिटिश औरत थी और वो मैरी थी, तो एजे को लगा कि वो गद्दार मैरी है। मैरी का असली नाम रोजी है। 6 साल दुश्मन के जुल्म सहकर किसी तरह एजे बच निकला। अब गद्दार मैरी को खत्म करना ही उसका लक्ष्य है। इतना ही नहीं, वो मैरी को ब्लैकमेल करके तड़पाना भी चाहता है और इसी वजह से वो मार्गरेट के हर स्टैचू को तोड़कर अपनी आगरा पेन ड्राइव को ढूंढ रहा था। अब तक वो 5 स्टैचू को तोड़ चुका था और ये स्टैचू छठा वाला था जो शेरलॉक ने तोड़ दिया और इसी स्टैचू में पेन ड्राइव थी और अब वो शेरलॉक के पास है। ये जानकर कि एजे जिंदा है मैरी बहुत ही खुश होती है, पर वो नहीं जानती कि एजे उसकी जान के पीछे पड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब दुश्मन ने एजे को पकड़ा तो उन्होंने एमओ करके एक पासवर्ड बताया जो एजे, मैरी और उनके साथियों का सीक्रेट कोड था। एजे को यकीन हो गया था कि मैरी ने ही पासवर्ड दुश्मन को बताया होगा, लेकिन मैरी ने दुश्मन को कुछ नहीं बताया था। शेरलॉक उसे दिलासा देता है कि मैरी, तुम जब तक लंदन में मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैरी के माइंड में यही चल रहा होता है कि ये मेरा मामला है, मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूंगी। फिर वो शेरलॉक को एक लेटर देती है जिसको खोलते ही उसके अंदर से एक ड्रग से शेरलॉक बेहोश होकर गिर जाता है। सॉरी शेरलॉक, ये ड्रग लेटर है, मेरी प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। ये कहकर मैरी पेन ड्राइव उठाती है और अपना गेटअप चेंज करके हाथ में गन लिए निकल पड़ती है। मैरी और उसके साथी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि मैरी को पता होता है कि एजे कहाँ मिलेगा। एजे नॉर्वे में होता है और मैरी भी वहीं जाती है। उनकी मीटिंग प्लेस में मैरी धीरे से अंदर जाती है, लेकिन ये क्या, वहाँ शेरलॉक बैठे पासे से खेल रहा होता है। ओ माय गॉड शेरलॉक, तुम यहाँ कैसे आए? सिर्फ मैं ही नहीं, वॉटसन भी आया है। वॉटसन को भी वहीं पाकर मैरी शॉक हो जाती है कि तुम दोनों ने इस जगह का पता कैसे लगाया? मैरी, शायद तुम भूल गई कि मैं शेरलॉक होम्स हूँ। हाँ, बड़ी खुशी से शेरलॉक ही बने रहो, लेकिन ये जगह मैंने अपने मन से चुनी थी। तुम इस जगह को गैस कैसे कर सकते हो? हाँ मैरी, मैं गैस नहीं कर सकता, लेकिन जब ये पेन ड्राइव मेरे हाथ लगी तो मैंने इसमें एक ट्रैकर लगा दिया था और बाकी तुम जानती हो। ट्रैकर नॉर्वे की ओर जा रहा था और इसलिए हम दोनों यहाँ तुमसे पहले पहुंच गए। अब इस बीच एजे वहाँ जाता है और मैरी को शूट करने की कोशिश करता है, पर मैरी कहती है एजे मेरी बात सुनो, मुझे लगा कि तुम तीनों मर चुके हो, इसीलिए मैं वहाँ से बच निकली। मैं नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो। झूठ मत बोलो, उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि एक ब्रिटिश औरत ने हमारा पासवर्ड उन्हें बताया था। तुम्हारे अलावा वो गद्दार और कौन हो सकता है? उन्हें हमारा पासवर्ड एमओ भी पता था।
6 साल से मैं नर्क में रह रहा हूँ, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। लेकिन मैरी सब्र से काम लेती है और धीरे से बाहर आकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। तब एक पुलिस ऑफिसर अंदर आकर एजे को शूट कर देता है। अब उन्हें एजे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। वे तुरंत माइक्रोफ्ट को फोन करके बताते हैं कि आगरा नाम की एक टीम जॉर्जिया में एक रेस्क्यू मिशन पर गई थी, लेकिन दुश्मन को उनके प्लान का पता चल गया। क्या तुम्हें पता है कि दुश्मन को सीक्रेट मिशन के बारे में किसने बताया? वो तो मैं नहीं जानता शेरलॉक, लेकिन इस तरह के फॉरेन मिशन एलिजाबेथ नाम की एक ऑफिसर ही करती है। एक्चुअली एमओ का मतलब है एम्यूनिशन यानी गन्स, बुलेट इत्यादि, लेकिन उसका असली मतलब है लव। एलिजाबेथ जो भी मिशन करवाती है उसका पासवर्ड लव ही होता है। फिर शेरलॉक, वॉटसन और मैरी लंदन वापस आ जाते हैं। माइक्रोफ्ट एलिजाबेथ से पूछताछ करता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने इस मिशन के बारे में किसी को नहीं बताया, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। माइक्रोफ्ट और शेरलॉक समझ जाते हैं कि वो सच कह रही है। अब जरूर एलिजाबेथ के जरिए ही दुश्मन को पता चला होगा, लेकिन अगर एलिजाबेथ ने नहीं बताया तो फिर कौन बता सकता है? फिर वे एलिजाबेथ की पीए विवियन को इंटेरोगेट करते हैं। विवियन मान जाती है कि उसी ने गद्दारी की थी। अब शेरलॉक ये बात सबको बताता है। माइक्रोफ्ट और ग्रेग वहां पहुंचते हैं। दरअसल विवियन शुरू से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम कर रही थी और टेररिस्ट ग्रुप से भी उसका लिंक था। यह खबर जॉर्जिया के ब्रिटिश एम्बेसडर तक पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि एम्बेसडर ये इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता, टेररिस्ट ने उसको पकड़ लिया। अपने एम्बेसडर को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगरा नाम की एक रेस्क्यू टीम को वहां भेजा, और अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता और एम्बेसडर बच जाता तो विवियन की पोल खुल जाती। इसलिए विवियन ने सारा प्लान दुश्मन देश को बता दिया था और इस वजह से आगरा टीम को सुसाइड का प्लान बनाना पड़ा। सुसाइड प्लान से मैरी बच गई थी, लेकिन एजे दुश्मन के पास फंस गया। विवियन को ही वे लोग ब्रिटिश औरत कह रहे थे, ना कि मैरी को, लेकिन एजे ने मैरी को गलत समझा था और किसी तरह विवियन अब फंस चुकी है। विवियन, चुपचाप अपनी गन फेंक दो, अब तुम बच नहीं सकती। हाँ जानती हूँ मैं बच नहीं सकती, पर इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर विवियन शेरलॉक को शूट करती है, लेकिन मैरी बीच में आ जाती है और बुलेट उसको लग जाती है। बेचारी मैरी स्पॉट पर ही मर जाती है। सब बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन वॉटसन गुस्से में होता है। दरअसल शेरलॉक ने प्रॉमिस किया था कि उसके रहते मैरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अब शेरलॉक का प्रॉमिस टूट चुका था। इस वजह से उसे शेरलॉक पर बहुत ही गुस्सा आता है। विवियन को अरेस्ट किया जाता है। शेरलॉक अकेला और बहुत ही दुखी बैठा होता है। तब उसे एक कवर डिलीवर किया जाता है जिसके अंदर एक सीडी होती है और उस पर लिखा होता है मिस मी। शेरलॉक उसे प्ले करता है तो वीडियो में मैरी कहती है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं मर चुकी हूँ। शेरलॉक, मैं तुम्हें एक केस देने वाली हूँ। अब तक के तुम्हारे केसेस में सबसे मुश्किल केस यही होगा। केस ये है कि तुम्हें जॉन वॉटसन को बचाना है। जॉन वॉटसन को बचाओ शेरलॉक। शेरलॉक की समझ में नहीं आता कि मैरी क्या कहना चाहती थी। वॉटसन को क्या मुसीबत हो सकती है? फिर भी कंफर्म करने के लिए वो वॉटसन से मिलने जाता है, लेकिन वॉटसन के घर से मॉली आती है। वही वॉटसन की बेटी की देखभाल करती है। मॉली कहती है, शेरलॉक, वॉटसन तुमसे मिलना नहीं चाहता, उसने ये खत तुम्हें देने को कहा था। और शेरलॉक, वॉटसन तुम्हारे अलावा और किसी से भी मिलने को तैयार है, वो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता। मॉली की बात से शेरलॉक बहुत ही मायूस होकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन मैरी का वीडियो जो शेरलॉक देख रहा था, उसके आखिर में मैरी कहती है कि शेरलॉक तुम नर्क में जाओगे। मैरी ने ऐसा क्यों कहा? क्या शेरलॉक और वॉटसन अब एक दूसरे से कभी बात नहीं कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो शेरलॉक सीरीज देखते रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।